गुड आफ्टरनून बच्चों। हाउ आर यू ऑल? ओके, तो बच्चों एफ पार्ट में बताओ, एक्सरसाइज 0 एफ पार्ट, एनी डाउट? अच्छा, बीट्स वाले क्वेश्चन नहीं करने बच्चों अभी, अगर कोई थे तो वो आज की क्लास के बाद हो जाएंगे। और बताओ बच्चों। बाकी हो गए? ठीक है, एक्सरसाइज 1। इसमें कोई डाउट बच्चों? ठीक है, एक बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने को, वो हो गया? सभी लोग आंसर करो, ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया? गुड, साहिल, आदित्य गर्ग, आंसर नहीं आया आपका। कौशिक, अंशुमन, जसगीत, बताओ। आदित्य गर्ग, व्हाई नॉट डन? इसका मतलब यह है कि ये नोट्स भी रिवाइज नहीं किए होंगे, इज इट? ओके, तो बच्चों इस केस में बेसिकली क्या होगा, इफ यू विल ट्राई, तो आपकी कंडीशन ये बन जाएगी कि x इक्वल टू 0 इज नोड एंड x इक्वल टू l इज एंटी नोड, राइट? तो ऐसे में इफ यू विल सॉल्व, यू शुड बी एबल टू गेट लैम्डा इक्वल टू 4l अपॉन 2n minus 1, where n starts from, करेक्ट? और फ्रीक्वेंसी बन गई आपकी
2n minus 1 v by 4l with same values of n. So the fundamental frequency in this case is v by 4l, right? एंड इस केस में बच्चों ऐसा होगा कि जब आप n को 1 डालोगे तो यू गेट f1 इक्वल टू v by 4l, जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब जब आप n को 2 डालोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, ये बन गई 3v by 4l, राइट? तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ना कि अब ये हार्मोनिक कौन सा बन गया, ये n इक्वल टू 2 पे थर्ड हार्मोनिक बन गया। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो पिछली बार लग रहा था कि यार हार्मोनिक और n तो सेम ही है। और ये बन गया फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे जब हम जनरल बनाएंगे वो बन जाएगा nth मोड इज इक्वल टू 2n minus 1th harmonic is equal to n minus 1th overtone। Isn't it बच्चों? बच्चों फ्रीक्वेंसी आप समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी लिखना सबसे आसान हार्मोनिक की टर्म्स में है ना, क्योंकि हार्मोनिक वाली टर्म मल्टीप्लाई होनी है फंडामेंटल के साथ, है ना। एकदम मोड से या ओवरटोन से नहीं पता चलेगा क्या फ्रीक्वेंसी है, बट हार्मोनिक पता है तो आप साथ के साथ बता सकते हो कि क्या फ्रीक्वेंसी है। और इसमें कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स बनते हैं? इसमें n नोड्स बनेंगे और n एंटी नोड्स बनेंगे, राइट? ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो वेव्स इन अ स्ट्रिंग है जो हमने पढ़ा, इसका बच्चों परफेक्ट एग्जांपल बनता है गिटार। ठीक है, अगर हम सोचें तो देखो बच्चों, ये कोई सिलेबस में नहीं है, जस्ट समझने के लिए है कि क्या गिटार में क्या होता है। बच्चों सबसे पहले तो गिटार में आई थिंक देयर आर 6 वायर्स। तो 6 वायर्स होती हैं। बच्चों उन वायर्स की मतलब कुछ बता सकते हो उन वायर्स के बारे में? सारी एक जैसी होती हैं, अलग होती हैं, क्या होता है? बताओ भाई वरुण। थिकनेस अलग होती है ना। एक
मतलब मोटी से लेके पतली तक अलग अलग थिकनेस होती है। इससे क्या फर्क पड़ता होगा, सोचो। मतलब इससे आपके पास डिफरेंट म्यू आ गया, राइट। फिर बच्चों नॉब्स होते हैं हर वायर के साथ। नॉब्स का क्या काम होता है, आप नॉब से जो स्ट्रिंग होता है उसको टाइट लूज कर सकते हो, है ना। तो उससे टेंशन चेंज होएगी। तो ये दोनों पैरामीटर्स कंबाइन करके वी कैन कंट्रोल वेव स्पीड। ऑब्वियसली थिकनेस तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप टी चेंज कर सकते हो। उससे यू कैन अचीव डिफरेंट वेव स्पीड्स, है ना। ये बात समझ आई बच्चों। अब बच्चों आपको ख्याल होगा कि अगर मैं गिटार की स्ट्रिंग की साइड व्यू बनाऊं, वो बच्चों रफली कुछ मतलब बहुत ही एग्जैजरेटेड सा दिखा रहा हूं कि ये ऐसे स्ट्रिंग आ रही है जो दोनों एंड से एक तरह से फिक्स हो गई। तो आपने देखा है बच्चों, बिल्कुल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ गिटार ऐसे कुछ पर्टिकुलर मार्किंग्स लगी होती हैं। मतलब मार्किंग्स नहीं कह रहा मैं, मतलब छोटे छोटे से ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं ना। ये वरुण कितने होते हैं? चलो ठीक है। तो मतलब होता क्या है बच्चों कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं उनके बीच में से कहीं पर भी आप, ये आप सब समझ रहे होगे कि आप जैसे कहीं पर भी इन पोजीशंस पर, इन ऑब्स्ट्रक्शंस के बीच में यू प्रेस, मतलब जो लेफ्ट हैंड से जो आप अपनी फिंगर्स जो होती हैं जहां पे आप रखते हो इन, ये चार पांच जो भी ये होती हैं इन पोजीशंस के बीच में रखते हो आप फिंगर्स, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फिंगर्स, राइट। तो ये तो हम प्रेस करके रखते हैं, करेक्ट। और यहां कुछ एक इन बिटवीन रीजन से हम वायर को प्लग कर देते हैं, करेक्ट। तो इसका अब मतलब व्हाट इज द फिजिक्स इन्वॉल्व। आप जहां से भी उसको प्रेस करोगे, जैसे बच्चों जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो आप उसको पोजीशन 3 पे प्रेस कर रहे हो, तो वो जो वायर है वो, ये जिसको मैंने अभी सर्कल किया, इसके साथ दब जाएगी, बिल्कुल, राइट बच्चों। अगर आप पोजीशन 3
पे प्रेस कर रहे हो तो वायर, ये जो ब्लू ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको मैंने सर्कल किया है, उसके साथ दब जाएगी। तो ये क्या बन गया, एक तरह से नोड। ठीक है, जो दूसरा एंड है राइट साइड पे, वो तो दूसरा एंड हो ही गया, वो एक नोड हो गया। तो बच्चों आप कर क्या रहे हो, देखो आप राइट साइड, जो राइट हैंड है आपका, उससे तो आप सिर्फ प्लग कर रहे हो, मतलब आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, मतलब उससे आप ये नहीं कंट्रोल कर रहे कि आप कौन सी ट्यून प्रोड्यूस करोगे। राइट, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, लेफ्ट हैंड से। तो जो लेफ्ट हैंड की अलग अलग पोजीशंस हैं, तो उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपकी वायर की लेंथ चेंज कर रही है। और अगर वायर की लेंथ चेंज करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होएगी वो डिफरेंट होएगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बोलो भी कुछ। तो मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता बच्चों कि ये यहाँ पे कितनी पोजीशंस होती हैं प्रेस करने वाली। 1 मिनट के लिए मान लो कि 4 पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जस्ट लेट्स अज्यूम। तो इसका मतलब आप इस वायर से कितनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकते हो? कितनी अलग अलग लेंथ्स हम बना सकते हैं बच्चों वायर की, बताओ, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहां प्रेस करेंगे। 5 हो गई ना। एक तो यह है कि आप कहीं प्रेस ही ना करो। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप प्रेस ही ना करो, तो वो हो गया। और अगर मतलब इमेजिनरी अगर हम ये 4 बना रहे हैं तो 4 ये वाली होगी, तो 5 पॉसिबल लेंथ्स हो गई बच्चों। ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? वरुण 20 क्या कह रहे हो? सर वो मैंने अभी गिन के देखी थी कितनी, तो 20-21 टाइप। एक वायर में 20 होती हैं? हाँ ये जो आप लाइंस कह रहे हो, हाँ हाँ। हाँ वो 20 थी। अच्छा, एक ही वायर में। अच्छा, तो नहीं वो मतलब हम, सबकी इकट्ठी होती है ना सर। हाँ होती तो इकट्ठी है। मतलब ये, मतलब 20 अलग अलग पोजीशंस होती हैं एक वायर की जहां पे आप टच कर सकते हो। हाँ मतलब कैसे। ठीक है, चलो ठीक है। अ, तो जैसे मैंने बोला बच्चों, अगर हम मान लो अभी के लिए हम यही माने, तो ये 5 हो गई और ऐसी 6 वायर्स हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप गिटार से यू कैन प्रोड्यूस 30 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ये बात समझ आई बच्चों? ओके, तो अब नेक्स्ट बच्चों वी टॉक अबाउट
standing waves in organ pipes. जैसे बच्चों ये हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो हमने पहला केस किया वो बेसिकली करेस्पॉन्ड कर रहा है टू ऑल द वायर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो भी होते हैं गिटार, सितार, वायलिन एटसेट्रा। ऑर्गन पाइप का मतलब होता है बच्चों, मतलब बेसिकली जहां पर भी कोई ऐसी एक हॉलो पाइप होती है जिसके अंदर आप मतलब एयर ब्लो करते हो और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल सोच सकते हो आप बच्चों? कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एयर होती है और आप ब्लो करते हो, तो बिल्कुल सिंपल तो फ्लूट हो गया, है ना। फ्लूट इज द सिंपलेस्ट टू विजुअलाइज। फिर उसके अलावा माउथ ऑर्गन होता है, बैक पाइप होता है, एंड वेरियस अदर ऑर्गन्स, राइट। बेसिकली जिनमें भी आप ऐसे सोच सकते हो जिनको भी आप अपने माउथ के साथ लगाकर ब्लो करते हो, वो सारे किसी ना किसी फॉर्म में ऑर्गन पाइप को यूज कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी हम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी फ्लूट की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों फ्लूट में भी आपने देखा होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूट्स। एक फ्लूट होती है जैसे मैंने बिल्कुल जो पहला फिगर बनाया हुआ है ना, जिसमें आप ऊपर से ब्लो करते हो एंड उसमें आगे भी और अलग अलग होल्स हुए होते हैं, करेक्ट। मतलब दैट फ्लूट इज अ प्रॉपर सिलेंडर, राइट। सबने देखी हुई है बच्चों? एंड बच्चों दूसरी टाइप ऑफ फ्लूट होती है समवॉट लाइक दिस, जिसको आप मतलब एक को आप बच्चों डायरेक्टली मतलब इधर से ब्लो करते हो, यहां से ऐसे, और एक में आप ऊपर से ब्लो करते हो, है ना बच्चों, ये समझ रहे हो बात? ओके। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इन दोनों फ्लूट्स में कॉमन बात क्या है। तो एक तो हम ये समझ सकते हैं कि इस केस में जो वेव्स बनेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल बनेंगी, एयर के अंदर है हम, राइट। तो स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स थी, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो यहाँ पर जो वेव स्पीड दी जाएगी वो इस फॉर्मूला से दी जाएगी, रूट बी बाय रो, या वही जो आ गया था हमारा रूट गामा आर टी बाय एम, ठीक है। ये बात तो दोनों केसेस के लिए कॉमन होगी। नेक्स्ट बच्चों बात आती है बाउंड्री कंडीशंस की। अब तो बच्चों क्या होता है, ये लिख लेते हैं हम। जो तो बेसिकली बच्चों दोनों एंड से ओपन होती है उसको हम कहते हैं एज ओपन पाइप, और जो एक एंड से ओपन होती है उसको हम कहते हैं क्लोज पाइप। तो एक तो ये चीज माइंड में रखना कि
मतलब बेसिकली क्लोज मीन्स क्लोज फ्रॉम वन एंड, ठीक है, इट डज नॉट मीन क्लोज फ्रॉम बोथ एंड्स। तो बच्चों जैसे हमने पहले समझा था बिल्कुल वैसे ही समझते हैं। जिसमें दोनों एंड्स ओपन है वहां पे क्या हो जाएगा? जो ओपन एंड्स हैं वो कैसे बन जाएंगे? वहां पे पार्टिकल्स आर कंप्लीटली फ्री टू मूव। तो वो कैसे पॉइंट्स होने चाहिए बच्चों? एंटी नोड्स। ठीक है। इधर बच्चों क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि वन एंड इज नियरली क्लोज्ड, राइट? तो x इक्वल टू 0 बिकम्स अ नोड। बच्चों ये रिजल्ट्स थोड़े से अप्रोक्सीमेट होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि वो एंड जो है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं है। और x इक्वल टू l जो है वो होता है एंटी नोड। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो बेसिकली आपको पता है कि खेल तो सारा बाउंड्री कंडीशंस का ही होता है ना? तो यहां पे सारे के सारे सेम रिजल्ट्स आ जाएंगे एज स्ट्रिंग फिक्स्ड ऑन वन एंड। ठीक है, तो हमें रिजल्ट्स अलग से याद नहीं रखने होते, हमें बस ये समझना है कि ये दोनों सिचुएशंस एक जैसी ही हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? लाइकवाइज ये वाला जो केस है इसके भी सारे रिजल्ट्स सेम आते हैं। बस एक चेंज आएगा, ध्यान से मुझे सोच के बताओ क्या चेंज आएगा वो। बहुत ही ऑब्वियस चेंज है बच्चों। यस, जो डिफरेंस आएगा वो बस नोड्स और एंटी नोड्स का आएगा। तो बस एक चेंज आएगा कि यहाँ पे n+1 एंटी नोड्स होंगे
और n नोड्स होंगे, है ना? ये बात बच्चों क्लियर हो रही है? भाई वहां दोनों एंड से फिक्स था। तो वहां नोड ज्यादा है, यहाँ दोनों एंड से ओपन है, तो यहाँ एंटी नोड ज्यादा है। बोलो बच्चों कुछ, यस नो? ओके। तो बच्चों मेरे पास एक डाउट आया कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनती हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी सब कुछ वही होता है जैसे पहले था, सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स की जगह लॉन्गिट्यूडनल है एयर के पार्टिकल्स में। तो वही वेव आगे जा रही है, बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, और वो टकरा के स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल को विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू ट्रांसवर्स। तो बच्चों आपको ये बात समझ आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल सब कुछ स्ट्रिंग जैसा ही है, बस जो जो हल्के से चेंजेस हैं आपको समझ आ गए क्या क्या है? कि एक तो वेव स्पीड में फर्क आ गया, और एक ये बस नोड्स एंटी नोड्स में फर्क आ गया। तो बच्चों एक डिफरेंस और आता है, मतलब जो दोनों में एप्लीकेबल है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से अप्रोक्सीमेट हैं, तो उन अप्रोक्सीमेशंस को खत्म करने के लिए हमने मतलब क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया, और फिर देख लिया कि भाई किस तरह से कितना फर्क आ रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो तो बच्चों क्या होता है कि हम हम बच्चों जो एंटीनोड मानते हैं हम तो बिल्कुल एंड पे मान लेते हैं, लेकिन इट सो टर्न्स आउट कि जो एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं कि जो एंटीनोड है वो एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे नहीं बनता, वो थोड़ा सा बाहर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही केस हुआ, और यहाँ पे दोनों तरफ हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों बिटवीन जो हम मानते हैं और जो एक्चुअली होता है,
ये एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एज एंड करेक्शन। तो आप ये बच्चों देख सकते हो ना कि भाई जहां पे दो एंटी नोड्स हैं तो ऑब्वियसली वहां पे दोनों एंड्स पे ही एंड करेक्शन लगेगी, जहां पे एक एंटी नोड है वहां पे एक एंड पे लगेगी। ठीक है, ये क्यों आई, ये रीजन हमारे लिए समझना मुश्किल है, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। इट सो टर्न्स आउट कि ये जो एंड करेक्शन है दैट इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, तो मतलब इससे फर्क क्या पड़ा बच्चों, कि जो आप अभी तक अपने फॉर्मूला में जहां जहां भी एल डाल रहे थे, ओपन पाइप के केस में आप एल की जगह क्या पुट करोगे, बताओ। आपके लिए इफेक्टिवली क्या लेंथ हो गई बच्चों? एल प्लस टू। और क्लोज पाइप के लिए क्या होगी? एल प्लस। तो बच्चों ये क्वेश्चंस में कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एंड करेक्शन अप्लाई करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है? अगर तो उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है तभी आप एंड करेक्शन लगा सकते हो, है ना, अदरवाइज तो आप लगा ही नहीं सकते। तो वो थोड़ा आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि एंड करेक्शन कंसिडर करनी है कि नहीं करनी। अगर कुछ और मेंशन ही नहीं है, सिंपली वही लेंथ दी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर उसको लेके ही करना पड़ेगा। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? ओके। नेक्स्ट बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं विच इज नोन एज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सब यूज होगा, एंड इट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड। तो जो हम क्या करते हैं कि
ऐसे बच्चों हम एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, और यहाँ उसके साथ नीचे एक, आप मान लो एक पाइप लगी हुई है जिसके साथ एक ऐसे नॉब लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप नॉब खोलोगे तो पानी निकल जाएगा, पानी कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। आ, यहाँ बच्चों ऊपर हम एक फोर्क लेते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली क्या होता है कि इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ फोर्क, बट उसकी खासियत ये होती है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करता है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, बिल्कुल सिंपल फोर्क की तरह ही है। जस्ट इमेजिन कि आपने फोर्क को टेबल से हिट किया, राइट, तो वो फोर्क थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। ट्यूनिंग फोर्क कह लो, उसी कोई और अच्छी तरीके से बनाया होता है कि उसकी वाइब्रेशन बहुत प्रॉपर होती है, ठीक है वो फोर्क ही। तो तो वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। तो बच्चों क्या होता है कि हम फोर्क को वाइब्रेशन में रख देते हैं ऊपर, और अब हम ये नॉब खोल के धीरे धीरे वाटर लेवल डिक्रीज करना शुरू करते हैं। तो अब बच्चों जैसे जैसे ये वाटर लेवल डिक्रीज होता है, तो आप ये सोच पा रहे हो कि बेसिकली ये जो पानी के ऊपर वाली जगह है, ये क्या बन गई? दिस इज लाइक एन एयर कॉलम। और ये किस टाइप का एयर कॉलम हुआ? ओपन या क्लोज्ड? क्लोज्ड है ना, नीचे तो पानी आ गया, वो तो फिक्स्ड ही हो गया। तो ये एक एयर कॉलम बन गया जिसके अंदर वाइब्रेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ट्यूनिंग फोर्क। समझ गए बच्चों? तो अब बच्चों क्या होता है, आप ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे पानी का लेवल कम हो रहा है, ऑब्वियसली वैसे वैसे एयर कॉलम की लेंथ बढ़ती जा रही है। अगर एयर कॉलम की लेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है उसकी, ठीक है जी। अब ध्यान से सुना बच्चों, अब एक
ऐसा टाइम आएगा जब इस एयर कॉलम की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। राइट बच्चों? ऐसे फिनोमिना को क्या कहते हैं? एसएचएम वाले चैप्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था? जब किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ये पढ़ा है बच्चों? बच्चों पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, सर ने नहीं बताया था। ओके, तो चलो, बेसिकली ये जो बच्चों फिनोमिना होता है कि जब एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एज रेजोनेंस। ठीक है? तो रेजोनेंस पे क्या होता है कि यू एक्सपीरियंस अ लार्ज एम्पलीट्यूड। मैं इसको बच्चों आपको, ये नहीं किया हुआ ना आपने बच्चों? मैं आपको ना फिर एक ये लिखवाई देता हूँ, एनीवेज आपको चाहिए होगा। मेक अ नोट। तो बच्चों क्या होता है, अच्छा, हैव यू डन, मतलब सर ने ये बताया था फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बताओ बच्चों। चलो, मैं ना थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, आपको एनीवेज ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, इसको अगर मैं पेंडुलम वाले एग्जांपल से समझूं कि मान लो आपने एक पेंडुलम लिया, इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया। ठीक है? एंड लेट अस से कि ये आइडियल कंडीशंस हैं सारी। तो आइडियल कंडीशंस है बच्चों, क्या होगा इसमें पेंडुलम? आइडियल कंडीशन में तो पेंडुलम सेम एम्पलीट्यूड से मूव करता रहेगा बच्चों, है ना? इसको हम कहते हैं बच्चों एज फ्री ऑसिलेशन। ठीक है? अब अगर हम बनाए नॉन आइडियल कंडीशन, नॉन आइडियल कंडीशन में पेंडुलम कुछ देर के बाद रुक जाएगा।
इसके बाद अप्रोक्सीमेटली आधा पेज और लगेगा, मतलब टोटल एक पेज का काम है बच्चों। इसको क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे फिनोमिना को? डैम्पिंग। ठीक है जी। अब बच्चों इमेजिन करो कि आप पेंडुलम को पकड़ के खुद ही ऑसिलेट करवाने लग गए। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से भी सोच सकते हो बच्चों, सेम एग्जांपल को, जैसे झूला होता है, जो स्विंग होती है ना, जिसपे आप बैठ के आगे पीछे होते हो। तो एक केस है कि वो स्विंग आपने, जैसे अगर एक बार आपने मतलब पीछे होके छोड़ दी, तो वो कुछ देर के बाद अपने आप रुक जाती है, वो डैम्पिंग हो गई। ठीक है ना। और एक केस है कि कोई पीछे से आपको स्विंग दे रहा है, आगे पीछे कर रहा है ना। तो उसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है। तो बच्चों रेजोनेंस वो फिनोमिना होता है जब अच्छा बच्चों, इसी में एक बात समझो कि आइडियल कंडीशन में हर बॉडी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो ऑसिलेट करती है ना। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब जो हम ये 2 पाई रूट L/G से निकालते हैं, या 2 पाई रूट M/K से निकालते हैं टाइम पीरियड, वो वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है नेचुरल। ठीक है। वाई डू वी कॉल इट नेचुरल? बिकॉज वो सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे नहीं डिपेंड कर रही। समझ रहे हो बात, कि भाई आप जो मर्जी फोर्स लगाओ, वो उसकी खुद की वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कि मतलब वो खुद से ऑसिलेट करता है। समझ रहे हो बच्चों? तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, बच्चों तब जो एम्पलीट्यूड होता है वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे 12th क्लास में। इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो बच्चों रेजोनेंस का?
यस, वन सच एग्जांपल इज, जो हम कहते हैं ना कि अगर एक बिल्कुल पर्टिकुलर साउंड पे ग्लास टूट जाता है, कि हम गाने से ग्लास तोड़ सकते हैं, तो वहां बिल्कुल यही फिनोमेना इन्वॉल्व है कि मतलब कि आप उस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करो जो कि ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो वहां पे जो उसके एम्पलीट्यूड हो जाएगा ऑसिलेशंस का, बहुत ज्यादा हो जाएगा ग्लास के मॉलिक्यूल्स का, जिस कारण से ग्लास ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल सही एग्जांपल। और यस, जो मतलब जैसे कोई ब्रिज वगैरह होता है ना, मतलब स्पेशली जो मतलब कच्चा ब्रिज होता है, रोप्स वगैरह से ही बना होता है, वहां पे अगर कोई सोल्जर्स की जैसे मान लो मार्चिंग है, तो नॉर्मली तो सोल्जर्स को ये कहा जाता है कि बिल्कुल प्रॉपर मार्च करो, हर कोई एक जैसा मार्च करे। ब्रिज एक्सेट्रा पे उल्टा कहा जाता है कि अलग अलग मार्च करो, ताकि ऐसा ना हो जाए कि उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ठीक है बच्चों। इनफैक्ट एक ना आप जस्ट सर्च करना यूट्यूब पे, आपको ना एक एग्जांपल मिलेगा, सर्च फॉर टैकोमास ब्रिज। तो ये क्या हुआ था बच्चों, मतलब बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग डिजास्टर था, जो मतलब हमेशा बताया जाता है। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब कोई पर्टिकुलर जगह थी, वहां पे इंजीनियर्स ने एक ब्रिज बनाया। उन्होंने वहां सब कुछ कंसिडर कर लिया, जो भी नॉर्मली वहां पे लोड था और था, बाकी चीजें थी। आ, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कंसिडर किया कि वहां पे हवा भी चलती है। ठीक है। तो बाई चांस ऐसा हुआ कि जो ब्रिज एज अ बिग स्ट्रक्चर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनी, वो वहां की विंड की फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके आसपास हो गई। तो इस कारण से वहां पे मतलब जब हवा चलती थी, और वो हवा ऐसे नहीं कि कोई तूफान है, नॉर्मल हवा, उसमें वो ब्रिज बहुत ही वायलेंटली ऑसिलेट करता था। तो उस कारण से वो ब्रिज टूट गया, मतलब बहुत ही जल्दी टूट गया वो ब्रिज। ठीक है। तो मतलब और एग्जांपल अगर मैं बच्चों आपको दूं, आपने देखा होगा कि जैसे साइकिल्स में आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जनरेटर जब ऑन होता था या ऑफ होता था लाइट जाने पे, तो बहुत बार ऐसा नहीं होता था कि नीचे तक वाइब्रेशन आती थी। और मतलब ये नहीं पता कि आपकी क्लास में कभी लाइट गई थी कि नहीं। तो वो इसीलिए होता है कि जब मतलब मान लो स्टार्ट करते हुए जो जनरेटर की वाइब्रेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो अगर बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करी हो फॉर सम टाइम, तो उस टाइम पे बिल्डिंग ज्यादा वाइब्रेट करेगी। ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू आवर केस,
तो देखो बच्चों यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा हो गया कि ये जो हम निकाल रहे थे, वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे थे, या बाकी फ्रीक्वेंसीज हम निकाल रहे थे, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ट्यूनिंग फोर्क है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो अगर कहीं वो बाई चांस मैच कर गई तो क्या होगा? रेजोनेंस फिनोमिना हो गया। और हमें कैसे ऑब्जर्व होगा वो रेजोनेंस फिनोमिना? लार्ज एम्पलीट्यूड, क्या मतलब हुआ? लाउड नॉइज, राइट। तो जब हमें ऐसे एक लाउड साउंड ऑब्जर्व होती है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि रेजोनेंस हो गई, जिसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। बच्चों ये बात समझ आई? तो देखो बच्चों, तो फर्स्ट टाइम ऐसा कब होगा? ये नीचे वाटर आ गया, तो ये पॉइंट नोड है, मैं जान के थोड़ा सा बाहर दिखा रहा हूँ, ये एंटी नोड है। और मान लो ये लेंथ बच्चों L1 है। तो अभी बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों, देखो सीधा फिगर देख के, कि ये जो L1 प्लस ई लेंथ है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। वो कितना हो गया? नोड एंटी नोड में क्या डिस्टेंस होता है भाई? λ/4। ठीक है बच्चों, जहां पे लैम्डा क्या हो गया? V/F। करेक्ट बच्चों। अब बच्चों हम मान लो वाटर लेवल को और कम होने देते हैं।
हमें फिर रेजोनेंस सुनाई दी। ठीक है, अब मान लो ये लेंथ L2 है। तो यहाँ तो नोड आना ही आना है, यहाँ ऊपर एंटी नोड भी आना ही आना है, ये तो पक्का है। मेरे को ध्यान से सोच के बताओ, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि लेंथ अलग हो जाए लेकिन फ्रीक्वेंसी वही सेम बनी हो? तो मतलब देखो बच्चों, L1 पे तो आप देख रहे हो ऐसा है कि फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लेंथ L2 आई वो L1 से बड़ी है, लेकिन स्टिल उसकी फ्रीक्वेंसी वही है ट्यूनिंग फोर्क वाली, क्योंकि रेजोनेंस है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से सोचो। बच्चों आसान है बहुत, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सोचो। ऑर्गन पाइप में क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1 V/4L होता है ना। आपने L बड़ा कर दिया, तो F सेम कैसे रखा जा सकता है? अच्छा ऐसा हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट हार्मोनिक ही होना है, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई बच्चों? मतलब कि अगला हार्मोनिक कैसे भाई? ये ठीक है कि यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड, तो ये वाला केस भी तो हो ही सकता है कि बीच में ऐसे। मतलब बच्चों कि ये कौन सा केस हुआ, अगर आप ध्यान से देखो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, कि मतलब L1 लेंथ पे फर्स्ट हार्मोनिक और L2 लेंथ पे थर्ड हार्मोनिक।
समझ रहे हो बात बच्चों? सी देखो फॉर्मूला लिखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 2n-1 v/4l, है ना? तो अब कैसे आप सेम एफ अटेन कर सकते हो? अगर आप एल भी बढ़ाते जाओ और एन भी बढ़ाते जाओ, तो आपके पास बार बार वही सेम एफ आ सकता है। सोचो बच्चों। मतलब मान लो n=1 है और L1 है उसके करस्पॉन्डिंग। अब मैं कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर आपने बड़ा कर दिया, स्टिल f को सेम रखना है। वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आप n को बड़ा कर दोगे, राइट? तो अगला कौन सा n आ सकता है? n3 वाला। तो यहां पे अगर आप देखो कि ये वाली जो लेंथ है L2+E, ये किसके इक्वल है? 3λ/4 के, मतलब 3v/4l के। राइट बच्चों, ये बात समझ आ रही है? बच्चों बताओ मुझे सारे यस नो, कि L1 लेंथ पे फर्स्ट हार्मोनिक आएगा और L2 लेंथ पे थर्ड हार्मोनिक आएगा, है ना? तो बस हम ये दो रीडिंग्स लेते हैं, L1 L2। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट डू वी गेट? L2 minus L1 is equal to v/2f। सो वी गेट दिस रिजल्ट। मुझे ध्यान से देख के बताओ कि हमने दो रीडिंग्स क्यों ली हैं बच्चों? बताओ भाई, ऑब्वियस है, दो रीडिंग्स लेने का क्या फायदा हुआ है? ई कट गया, है ना? तो हमने दो रीडिंग्स इसलिए ली हैं ताकि ई अवॉइड हो जाए हमारा। आ गया समझ बच्चों?
नहीं देखो क्या है कि E इक्वल टू 0.3D जो है वो स्टिल एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ही है, राइट? तो जब हमें पता है कि यार एग्जैक्टली exactly एक जगह पे नहीं आता नोड, है ना, तो इट इज बेटर कि ऐसी अननोन चीज को आप दो रीडिंग्स लेके एलिमिनेट कर दो, राइट? ओके, तो जो नेक्स्ट जो फिनोमिना है जो हमें पढ़ना है, ये एक बहुत छोटा सा फिनोमिना है नोन एज बीट्स। तो बच्चों आपको याद होगा कि नाउ वी आर स्टडिंग डिफरेंट केसेस ऑफ वेव सुपरपोजिशन। ये भी एक डिफरेंट केस ही है बच्चों। इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन बनाएंगे कि दो सोर्सेज हैं S1 S2, उनके कारण एक पॉइंट P पे वेव पहुंच रही है, ठीक है? तो अभी तक बच्चों हम ये कह रहे थे कि कोहेरेंट है सोर्सेस। मैंने बच्चों जान के S1 S2 बिल्कुल पास पास नहीं है, चाहे एक ही पॉइंट दिखा दो, मतलब अब पाथ डिफरेंस वाला चक्कर नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करने लगे हैं, हम फ्रीक्वेंसीज अलग करने लगे हैं S1 और S2 की, ठीक है? मतलब हमने X तो सेम रखा है, हमने F1 और F2 अलग अलग कर दिए, तो हम देखना चाहते हैं कि अब क्या होगा। मुझे ये बात समझ आ रही है? सिचुएशन समझ आ रही है बच्चों? अब नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो अब क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हो कि y1 इज इक्वल टू a साइन kx माइनस 2 पाई f1t, y2 हो जाएगा a साइन kx माइनस 2 पाई f2t। तो बच्चों आप एक बात ये समझ सकते हो कि इस केस में x का कोई रोल नहीं है ना, जो यहाँ चक्कर पड़ेगा वो तो F1 F2 के कारण पड़ेगा। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए x को 0 ही ले लो, तो जबरदस्ती कैलकुलेशन में तंगी करना था उसने, लेट्स टेक इट टू बी 0, ठीक है? तो अब अगर आप y1 प्लस y2 करते हो, या बच्चों ऐसा करते हैं, अभी के लिए ना लो, एक बार मैं आपको x लेके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ तो आ जाए कि क्यों कहा मैंने ऐसा। आ, तो y1 प्लस y2 बच्चों क्या बनेगा?
साइन सी प्लस डी बाई टू लगाओ, साइन सी प्लस साइन डी करके बताओ फटाफट, बिल्कुल सेम किया ही था अभी हमने। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी? बताना भी कोई मैथ्स वाला। ये होता है। ओके। तो इसको बच्चों अगर हम अप्लाई करते हैं, ये क्या बन गया अपना? 2a कॉस ये बच्चों ऐसा बन गया। तो बच्चों अगर आप देखो ध्यान से, ये है एक ट्रैवलिंग वेव ही, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म a dash into साइन ऑफ kx माइनस एफ टी, इसी फॉर्म का ही है ना? मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो ये सबको समझ आ रहा है कि ये है तो ट्रैवलिंग वेव ही। तो यहाँ बनी तो ट्रैवलिंग वेव ही। अब इस ट्रैवलिंग वेव की क्या खासियत है? ये एक ऐसी ट्रैवलिंग वेव है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता जा रहा है।
राइट। तो आपको ख्याल है बच्चों, पिछला जो स्टैंडिंग वेव किया था वहां पे एम्पलीट्यूड एक्स के साथ वेरी कर रहा था, यहां पे एम्पलीट्यूड के साथ क्या हो रहा है, टी के साथ वेरी कर रहा है। ये बात क्लियर हुई बच्चों? तो बच्चों हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा ये जो एम्पलीट्यूड है वो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है ना। देखो सेकंड टर्म तो प्रॉपर ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन ही हो गई ना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप्स, तो इसलिए उसको तो एम्पलीट्यूड में ले ही नहीं सकते हम। एम्पलीट्यूड में तो हमने उसको लिया है जो ट्रैवलिंग वेव का पार्ट नहीं है। बच्चों क्या ये बात समझ आई? ओके बच्चों, आप मुझे यहां से ये भी बता सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो हमें कब मैक्सिमम सुनाई देगा? बताओ फटाफट। हाँ जी बच्चों, तो आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब 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 आपकी ये वाली टर्म जो है, ये मतलब आपकी 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे होती जाएगी, है ना। तो यहाँ बच्चों माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। समझ रहे हो बात बच्चों? तो ये मतलब क्या बन गया, टी आपका बन गया एक तरह से n/f1 - f2। तो हर ऐसे टाइम पे
0 1 ओवर f1 माइनस f2, 2 ओवर f1 माइनस f2। हर ऐसे टाइम पे आपको एक लार्ज एम्पलीट्यूड सुनाई देता रहेगा, राइट। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एज बीट्स। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां से हम बना सकते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चों कि 1 सेकंड में कितनी बार सुनाई देगी, वो कैसे निकालोगे? वन बाय टाइम पीरियड, है ना। ये कितना आ गया? बोलो बच्चों, ऊपर वाले को देख के बोलो कि क्या बनेगी बीट फ्रीक्वेंसी। वो सिंपली f1 माइनस f2 होगी ना बच्चों। और ये मॉड लगा देते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हम टाइम पीरियड कौन सा लेना है जितने देर के बाद सुनाई दे रही है ना, वो कितना है 1/f1 माइनस f2। तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये मॉड ऑफ f1 माइनस f2 आ गया ना बच्चों। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? बोलो बच्चों। तो इसका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि इट इज सिंपली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे बीट का? हार्ट बीट, है ना। बीट का क्या मतलब है बच्चों? जब कोई भी आवाज आपको रेगुलर इंटरवल्स के बाद सुनाई दे रही है, तो जैसे हार्ट बीट है, राइट। उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है?
It's nearly regular. Heartbeat is nearly regular, isn't it? 8 seconds? नो, हार्ट बीट हम बच्चों क्या कहते हैं, 72 कहते हैं ना, 72 बीट्स पर मिनट। तो उससे कितना आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1.2 बीट्स पर सेकंड हो गई ना। ऐसे ही बच्चों डांस में होता है ना, डांस के जो स्टेप्स सिखाए जाते हैं वो सॉन्ग की बीट्स पे सिखाए जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल्स पे बीट सुनाई देती हैं, तो आप रेगुलर स्टेप्स अपने चेंज करते जाओगे, राइट। ये समझ रहे हो बच्चों? ओके, बस एक लास्ट चीज बच्चों यहाँ पे जो, मतलब ये आप समझ जाओगे। ये बताओ कि अगर हमें बीट्स ऑब्जर्व करनी है, क्या बीट फ्रीक्वेंसी पे कोई कंडीशन होनी चाहिए? जूनियर क्लासेस का कोई साउंड का कंसेप्ट याद करो। यस, वही वाला। हम ये कहते हैं ना कि when can you distinguish between two sounds, persistence of hearing। पॉइंट वन होता है ना, तो वो टाइम पीरियड पॉइंट वन होता है। इसका मतलब बीट क्या हुई, 10, है ना। तो आप बीट्स तभी ऑब्जर्व कर सकते हो अगर बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन 10 है। अगर वो ग्रेटर देन 10 होगी तो क्या होगा, तो आप अलग अलग साउंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि एज इफ एक लार्ज, मतलब कि एक ही साउंड कंटिन्यूअसली प्ले हो रही है, राइट। समझ रहे हो बच्चों? अभी बच्चों आपकी कोई क्लास है इसके बाद? केमिस्ट्री की है, अच्छा। चलो, वो 2:45 पे है, वो जनरली तो वो 3 बजे ही होती है। नहीं, ये आज 2:45, हाँ आ गया मैसेज 3 वाला। ठीक है, बस बच्चों एक क्वेश्चन है, करा दूं? इससे ना अपना ये बीट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा।
अच्छा, आपका संडे टेस्ट भी तो है, मेरे को तो याद ही नहीं था। देखता हूँ मैं उसमें कहाँ तक आना है। मैं बच्चों एनीवेज सोच रहा था कि कल क्लास रख लें क्या एक। चलो बच्चों ये करो फटाफट। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही आसान है। ये इसका एक पार्ट है। इससे बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा। सबका आंसर चाहिए मुझे। बता दो यार, ये तो नहीं हो सकता कि आपको नहीं आता। सिंपल डिफरेंस 5 है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो गई। ओके, तो ये क्लियरली बच्चों, इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो 195 और 205 हो गया है ना। तो ये तो खैर ट्रिवियल था। अब बच्चों अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं कि इफ फोर्क is loaded with wax, then beat frequency decreases। इस केस में बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क क्या होगी। मतलब अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है तो 195 और 205 में से कौन सी होगी बच्चों। बेसिकली वैक्स लगाने से क्या होगा, वो फोर्क भारी हो गया। भारी हो गया तो मतलब फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, है ना। तो सोचो कौन सा आंसर होएगा फिर। यस। चलो सारे सोचो।
इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, सिर्फ लॉजिकली सोचना है, बस एक स्टेप आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों आंसर। तो बस देखो, कुछ भी नहीं है बच्चों, देखो सी सोर्स तो 200 पे ही है। अब उसके साथ दो पॉसिबिलिटीज है ना, एक 205, एक 195। हम कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, तो एक केस में 205 से कम की और एक केस में 195 से कम की। तो किस केस में ऐसा होएगा कि बीट फ्रीक्वेंसी कम होएगी? 195 से कम करोगे तो फिर तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, फिर कम तो हो ही नहीं सकती, है ना। 200 माइनस 194 करोगे या 193 करोगे, राइट बच्चों? तो क्या आंसर बनेगा? ऊपर वाला ही बन सकता है। ऐसा है क्या कि क्लास टाइम के बाद आप चैट पे लिखते नहीं कुछ सारे? क्लियर बच्चों? फर्स्ट में तो बस आपने डिफरेंस 5 करना है, मॉड ऑफ f माइनस 200 इज 5। चलो, अच्छा अब आपका बच्चों होमवर्क है, कल सिर्फ एक्सरसाइज 0 में से आ, वो कर लेना। हाँ कौशिक, यही मतलब हुआ। एक्सरसाइज 0 में ना, मतलब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स थे वो कर लेना। हमने आई थिंक जी तक किया था ना, तो एच और आई कर लेना। और एक क्लास बताओ कल, आ, कब रखें बच्चों? कल रख लेते हैं, वैसे भी संडे टेस्ट में आपके आ रहा है ये पूरा चैप्टर। अच्छा एफ तक किया तो जी एच। कल टाइम बताओ बच्चों। ये 2:45 पे रख लें? चलो ठीक है, ये क्लास होगी बच्चों इस टाइम पे। अगर 12:30 रखनी है तो या 12:30 रख लेते हैं, तो थोड़ा टाइम भी तो चाहिए आपको। 11 सुबह का बताओ। 11 पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? करण, चलो 12:30 रखो।
करण आपका मॉर्निंग का मतलब तो 6 बजे था ना शायद? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों। नहीं नहीं भाई, इतनी मॉर्निंग नहीं मैं ले सकता क्लास। मेरा भी सोचो। यही रख लो प्लीज, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय, सी यू।